नमस्कार, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आज मेरे साथ में एक और शख्सियत आपको वो दिखाई दे रही है और इनके साथ में हम चर्चा करेंगे लैब असिस्टेंट भर्ती 2025 को लेकर के किस प्रकार से क्या तैयारी आपको करनी चाहिए, क्योंकि ये लैब असिस्टेंट भर्ती 2022 में चयनित अभ्यर्थी हैं और वर्तमान में राजस्थान सरकार में कॉलेज शिक्षा विभाग में पदस्थापित हैं। और लैब असिस्टेंट चूंकि 2022 वाली होम साइंस से और ज्योग्राफी तीनों सब्जेक्ट से है वो भर्ती रही थी, तो ये विज्ञान वर्ग से संबंध है वो रखते हैं। तो विज्ञान विषय का पेपर सेकंड की इन्होंने किस प्रकार से तैयारी की, कौन कौन सी चीज़ें इन्होंने पढ़ी, कहाँ से पढ़ी, क्या इनकी पढ़ने का तरीका रहा, क्या रणनीति रही, इन्होंने जो है वो पेपर फर्स्ट को और पेपर सेकंड को कितना कितना समय दिया, तो वो सारी चीज़ें आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे, ताकि आप अगर लैब असिस्टेंट 2025-26 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से एक चीज़ें समझ आएगी कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए और स्मार्ट रूप से आप कैसे तैयारी करके जो है वो इस लैब असिस्टेंट भर्ती में फाइनली रूप से है वो चयन प्राप्त करें और क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, किस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करें। तो ये सारी बातें हैं वो जानेंगे। सबसे पहले मैं इनसे आपको परिचय है वो करवा देता हूँ। इनका नाम सुरेश कुमार जी हैं और ये लैब असिस्टेंट विज्ञान विषय से 2022 में चयनित हुए थे और वर्तमान में ये कॉलेज शिक्षा विभाग में पदस्थापित हैं। अभी भी इनकी वैसे तैयारी निरंतर जारी है, आरएस मुख्य परीक्षा ये दे चुके हैं और आगे भी है वो तैयारी में वर्तमान में भी है वो प्रयासरत हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि आपने जो लैब असिस्टेंट की जो तैयारी की, इस तैयारी के बारे में भी हम जानेंगे। इससे पहले हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पृष्ठभूमि क्या रही। वैसे तो आप विज्ञान वर्ग से हैं, लेकिन उसमें भी पीसीएम, पीसीबी, साइंस, जो मैथ्स हैं और बायोलॉजी है उनका भी अलग अलग रहता है। तो आपकी पृष्ठभूमि क्या थी और उस पृष्ठभूमि के अनुसार आपने इस लैब असिस्टेंट के सिलेबस को किस प्रकार से है वो कवर किया, ये बात आप है वो हमें दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो ओम डिजिटल रे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन है। अब सर ने सवाल किया है पृष्ठभूमि के बारे में, तो मैं मेरी पृष्ठभूमि बता देता हूँ कि 11th और 12th में मैंने पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से रहा है मेरा 11th-12th। और उसके बाद मैंने लैब की तैयारी की। लैब की भर्ती आने के बाद अपने 2019 में मेरी हुई है 12th। उसके बाद 2022 से 21 एंडिंग और एंडिंग में भर्ती की शुरुआत शुरू हो रही थी और 2022 में भर्ती आई, तो उसमें मैंने तैयारी की और उसमें मैंने अंतिम रूप से सिलेक्शन लिया। एक बात इनसे हमने सुनी कि इनका जो साइंस में जो बैकग्राउंड रहा वो मेनली पीसीएम रहा, यानी कि मैथ्स जो सब्जेक्ट है वो इनका साथ में था। लेकिन अगर हम बात करें लैब असिस्टेंट की, तो लैब असिस्टेंट साइंस में आपका मैथ्स है वो कहीं भी नहीं पूछा जाता है। मैथ्स की जगह बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रश्न आते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री कॉमन रहती हैं। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो पीसीएम से हैं और लैब असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन्होंने बायोलॉजी 11th-12th में नहीं पढ़ी होती है, तो वो किस प्रकार से बायोलॉजी को प्रिपेयर करें और आपको क्या क्या समस्या देखने को मिली जब आपने 11th और 12th में बायोलॉजी ना पढ़ी और लैब असिस्टेंट में पहली बार आपने एडवांस लेवल की बायोलॉजी है वो देखी। जनरली बच्चा 10वीं के बाद जो मैथ्स लेता है तो वो 10वीं के बाद उसके बायोलॉजी से नाता टूट सा जाता है। 11th-12th में चूँकि वो मैथ्स पढ़ता है तो बायो उससे रहती नहीं है। लेकिन लैब असिस्टेंट में 1/3 पार्ट साइंस पेपर का बायो का रहता है, 1/3 पार्ट। तो मतलब आपको मतलब जहाँ एनसीईआरटी बेसिक है, 11th-12th का एनसीईआरटी का सिलेबस दे रखा है आपने लैब असिस्टेंट में, तो 11th-12th की एनसीईआरटी बुक्स को उठाना है, वहाँ से अपनी थोड़ी बहुत जड़ें को मजबूत करना है, नींव को बेसिक जानकारी बायो के बारे में वो पढ़ना है 11th-12th के चैप्टर से। उसके बाद अपने जो सिलेबस दे रखा है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपने चैप्टर को तैयार कर लेना है। और एक बात ये अभी होती है कि मैथ्स है तो थोड़ा बहुत उसका फिजिक्स में फायदा हो जाता है, न्यूमेरिकल आसान लगने लग जाते हैं जो भी फिजिक्स में पूछे जाता है, तो वो इधर बेनिफिट रहते। अपन को खुद जो अंदर से मोटिवेशन लेना है, जो भी है चुनौतियों से लड़ते अपन को जीतना है, ये बात है। मैं बहुत बढ़िया। अब आप बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक ये क्वेरी रहती है कि पढ़ाई के लिए कितना समय दें, कितना घंटा पढ़े,
तो इनके बारे में आप वो बताएं कि आपने पढ़ाई में कितना समय दिया और किस प्रकार से जो है वो आपकी तैयारी की जो दिशा और दशा जो है वो आगे बढ़ी और फाइनली रूप से सफलता तक आप वो पहुंच पाए, तो ये बताएं आप। हाँ सर, मैं मेरी तैयारी का बताऊं तो मतलब लैब असिस्टेंट में जनरली दो पेपर होते हैं। ये फर्स्ट पेपर होता है जीके का, सेकंड पेपर होता है मतलब साइंस पेपर होता है। फर्स्ट पेपर में नॉर्मली राजस्थान जीके, इंडिया जीके, साइकोलॉजी, करंट, ये 4 यूनिट रहती हैं। और सेकंड पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहता है। तो मतलब अपन को मेरे थोड़ा बहुत ऐसा है कि मैंने 12th के बाद सिविल सर्विस की लाइन में जाना था, तो मतलब आर्ट्स का मतलब उधर थोड़ा झुकाव ज़्यादा रहता है, उसमें ज़्यादा पूछता है। तो मतलब राजस्थान जीके और नॉर्मली उधर से मैं तैयार कर ही रहा था, भर्ती से पहले भी मतलब थोड़ा बहुत तैयार था। राजस्थान जीके और इंडिया जीके पे थोड़ा बहुत ध्यान दे रहा था। जैसे ही भर्ती आई तो पहले तो 2016 और 18 में मतलब साइंस का वेटेज ज़्यादा रहता था, लेकिन 2022 में भर्ती के विज्ञप्ति आने के बाद इन्होंने सिलेबस चेंज किया। ऑलमोस्ट अप्रैल में सिलेबस चेंज किया और जून में एग्जाम होना था। मतलब 2 से 2.5 महीने पहले इन्होंने एकदम सिलेबस में उथल पुथल थोड़ा बहुत कर दिया, जिसमें दोनों पेपर का बराबर वेटेज रख दिया। 2016 और 18 में तो मतलब एक ही पेपर होता था, 150 क्वेश्चन आते थे, 50 जीके थे और 100 साइंस थे। तो उसमें नॉर्मली साइंस बैकग्राउंड होता था, उसको अच्छा बेनिफिट मिलता था। लेकिन 2022 वाली भर्ती में इन्होंने मतलब जीके का वेटेज बढ़ा दिया, जिसे जीके और साइंस वाला दोनों बराबर वेटेज हो गई। जिससे मतलब मेरे नॉर्मली जीके तैयार था, तो मतलब मैंने साइंस की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया। और ऑलमोस्ट मार्च के आसपास विज्ञप्ति आई और जून में प्रस्तावित डेट थी। मतलब 3 से 3.5 महीना समय मिला सभी को। और मतलब 3 से 3.5 महीने समय मिला, तो उसमें मतलब पहले जो पुराना सिलेबस था वो ऑलमोस्ट मैं उसी की लाइन में तैयार कर ही रहा था। और जैसे ही नया सिलेबस आया तो नए सिलेबस के अनुसार मैंने अपनी रणनीति बनाई और मैंने सिलेबस को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पूरा करने की कोशिश की। एग्जाम से 1 महीने पहले मैंने ऑलमोस्ट सिलेबस कवर कर लिया। मतलब 2 से 2.5 महीने में आप सिलेबस कर सकते हो कवर। इतना मतलब नॉर्मली थोड़ी बहुत चीज़ें जो साइंस बैकग्राउंड से हैं तो साइंस पढ़ रखी होती हैं। यदि 12th के बाद आर्ट्स में जुड़ जाता है तो उसके राजस्थान जीके वगैरह नॉर्मली पढ़ा होता है, तो फिर उसको साइंस की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मेरा तो यही रहा कि मैंने दोनों पेपर को बराबर समय दिया। दोनों पेपर के प्रत्येक यूनिट, सब यूनिट को मैंने डीपली पढ़ा, जाके जितना भी मुझे समय मिला उस पर ज़्यादा पढ़ाई दी। और मतलब दोनों पेपर को बराबर वेटेज देते। और मतलब जो मैं ऐसा करता था कि मतलब आज दिन वो जो चीज़ें पढ़ी तो नाइट को सोने से पहले वो चीज़ें मैं रिवाइज करता था। आधा घंटा उसके लिए रिजर्व करता था कि भाई मेरा शेड्यूल 11:30 पढ़ाई रहा, 11 बजे खत्म हो रहा, तो मैंने 11 से 11:30 रिवीजन के लिए रख लिया आज जो पढ़ा है वो। और फिर नेक्स्ट डे दिन की शुरुआत होने से पहले आधा घंटा मैं उस और रिवीजन के लिए रखता था। और फिर मैं आगे की पढ़ाई शुरू करता था। और 6 दिन मैं ऐसे पढ़ाई करता था। 7वें दिन वैसे वीकली होता है तो वीकली रिवीजन करता था। 7वें दिन मतलब 6 दिन जो पढ़ा है उसका रिवीजन होता था। और उसके बाद 15 या महीने भर एक बार और रिवीजन कर लेता था। ऐसे मतलब 2 महीने में मेरा सिलेबस कवर किया, 2.5 महीने तक। और उसके बाद मैंने लास्ट का 1 महीना फुल रिवीजन के लिए रखा। उसमें मैंने 3 से 4 बार मतलब पूरे सिलेबस को रिवीजन किया और उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाए, जो मेरे लिए बहुत कारगर साबित हुए। मेरी रणनीति में लास्ट टाइम में मतलब शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छा योगदान रहा। उसमें मतलब मैं लास्ट के 4-5 दिन में पूरा सिलेबस तक पढ़ लेता था उस शॉर्ट नोट के थ्रू। क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री में इनमें मतलब फॉर्मूले रहते हैं फिजिक्स के, तो नॉर्मली तो वो मैं एक टॉपिक पे एक पेज पे लिख लेता था, फिर उनको डेली रिवाइज करता था, जिससे वो याद करने में आसानी रहती। ये ऑडिट कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री इस हिसाब से। और फिर लास्ट में फुल रिवीजन किया। और फिर एग्जाम से पहले 2-3 मैंने टाइम मैनेजमेंट के लिए 2-3 फुल लेंथ टेस्ट दे दिए, जिससे मुझे एग्जाम में जाने से पहले अच्छा कॉन्फिडेंस मिल गया। पेपर को मैं समय पर अटेम्प्ट कर सकता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात रहती है कि आप पेपर को समय पर कर पाए, क्योंकि जनरली कंपटीशन एग्जाम में बच्चों के समय की कमी रह जाती है। तो इसके लिए आपको पहले थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना जरूरी रहता है। टेस्ट सीरीज ले ली, पहले आप वीकली टेस्ट सीरीज है तो वो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दीजिए। लास्ट में फुल लेंथ टेस्ट सीरीज के थ्रू फुल लेंथ 2-3 टेस्ट दीजिए, जो आपकी तैयारी को और अच्छी कारगर साबित होगी।
बहुत ही बढ़िया। और बहुत बहुत सारी बातें हैं वो सर ने बताई आपको एक साथ में, कि जो तैयारी है वो तैयारी मुख्य रूप से, अगर आप जिस भी भर्ती की तैयारी है वो कर रहे हैं, हम लेब असिस्टेंट की बात करें तो आपका जो गोल है वो लेब असिस्टेंट का है। तो इसका मतलब ये है कि आपका दिन प्रतिदिन की जो दैनिक दिनचर्या है उसके अलावा सारा जो समय है आपको अपनी पढ़ाई को ही देना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जितनी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो चीज़ें लंबे समय तक हमें परीक्षा तक उसको याद भी रखना है। ऐसा नहीं है कि पढ़ करके चल दिए, आगे नई चीज़ें पढ़ ली, पीछे वाले भूलते जा रहे हैं। तो उन चीज़ों को एग्ज़ाम तक याद रखने के लिए हमें उनका बार बार है वो रिवीजन करना होगा। जब हम चीज़ों को बार बार मेमोराइज करेंगे, रिवीजन करेंगे, तभी जो चीज़ें हैं वो लंबे समय तक हम परीक्षा तक है वो याद रख पाएंगे। तो इसके लिए सर ने क्या किया कि पहले तो दिन भर में जो चीज़ें पढ़ी उनका सर है वो बाद में इवनिंग टाइम में उनका एक बार रिवीजन है वो कर लिया करते थे। उसके बाद में जो सप्ताह भर में जो चीज़ें हैं वो जितनी तैयार की उन्होंने, तो उनका 7वें दिन, 6 दिन तक जो चीज़ें पढ़ी उनको अंतिम 7वें दिन है वो उनका रिवीजन किया। फिर उन्हीं चीज़ों को 15-20 दिन या महीने भर बाद में और एक बार है वो रिवीजन कर लिया करते थे। तो इस प्रकार से एक ही प्रकार की जो चीज़ें हैं उनका बार बार है वो रिवीजन है वो होता रहता है, जिससे कि सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी तरीके से हमें याद रह जाती है। इसके बाद में भी जब हम रिवीजन बार बार करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिमाग में फंसती ही नहीं है, याद भी नहीं रहती है। तो उनका फिर क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं जो कि बहुत ही संक्षिप्त होते हैं और लगभग 20-25 पृष्ठों में ही आपका पूरा का पूरा सेकंड पेपर है या फर्स्ट पेपर है वो आपका समाहित हो जाए। और वो शॉर्ट नोट्स एग्जाम के कुछ दिन पहले, सप्ताह भर पहले बार बार उनका रिवीजन करने में बहुत ही ज़्यादा उसका है वो बेनिफिट मिलता है। और यही जो चीज़ें हैं वो परीक्षा में एक स्मार्ट स्टडी कहलाती है और परीक्षा में फाइनली रूप से सफलता को, हमें सफलता के द्वार तक पहुंचाने में है वो मदद करती हैं। तो इसके बारे में सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया। अब हम जानना चाहेंगे कि सर आपने जो तैयारी की उस तैयारी के दौरान आपने क्या क्या समस्याओं का सामना किया, साथ ही साथ उस तैयारी के दौरान आपने ये तो हमें बताया कि बार बार हम उन चीज़ों का रिवीजन है वो करते थे साप्ताहिक रूप से, डेली और फिर मंथली। इस प्रकार से हमने जो आपने सिलेबस कवर किया, उस सिलेबस को कवर करने के दौरान साथ साथ में आपने कुछ प्रैक्टिस टेस्ट भी दिए या फिर आपने एग्जाम से पहले फुल सिलेबस टेस्ट दिए। बहुत सारे अब जो अलग अलग टेस्ट सीरीज के भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं जहां पर टॉपिक वाइज भी टेस्ट है वो पहले करवाए जाते हैं और फुल जो सिलेबस टेस्ट है वो भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो टॉपिक वाइज टेस्ट है वो कितना हेल्पफुल रहता है, क्या आपने भी टॉपिक वाइज टेस्ट प्रैक्टिस किए थे? इसके साथ साथ में आप एक बात ये भी बता दीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQs है वो आपकी परीक्षा के लिए कितने कारगर है वो साबित होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए आप। आपने सबसे पहले तो ये बात की मतलब क्या क्या परेशानियाँ आती हैं। तो मोस्टली बच्चा मतलब स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो उसके मतलब वो पढ़ता रहता है, सब पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में बहुत स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन उनमें जनरली मोस्ट प्रॉब्लम ये आती है सामने कि बच्चों को याद नहीं हो पाता है। याद होता है तो उसका वो मतलब प्रैक्टिस नहीं कर पाता है। तो मतलब उसके लिए मतलब बच्चे को 6 दिन पढ़ाई कर ली, 6 से 7 दिन, तो 7वें दिन उसका रिवीजन करना चाहिए बच्चे को। तो रिवीजन वो ऐसे रिवीजन मतलब टेस्ट के थ्रू हो जाए तो उसका अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। टेस्ट में कुछ नई चीज़ें मिल जाती हैं तो वो उनको नोट्स में एड ऑन कर लिया, तो अपने खुद के नोट्स में एड ऑन कर लिया। टेस्ट सीरीज के थ्रू खुद का एनालिसिस हो जाता है कि भाई हम सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ा हुआ कितना याद रह रहा है या नहीं रहा। इन सब का एनालिसिस करने के लिए आप लोग मेरे हिसाब से मतलब साप्ताहिक टेस्ट 8 यूनिट पढ़ लिया तो उसके बाद उसके प्रैक्टिस ट्यूशन करने चाहिए, PYQ उसके देने चाहिए। अब लैब असिस्टेंट है तो 2016 में, 18 में, 22 में जो जो 3 भर्तियाँ हुई है मोस्टली, उन 3 भर्तियों में जो जो PYQ पूछे गए हैं उनका रिवीजन कीजिए कि वो हमसे हो पा रहे नहीं। उसके अलावा भी जहाँ भी कर्मचारी चयन बोर्ड साइंस पूछता है वहाँ से साइंस के ट्यूशन देना चाहिए। PYQ 2025 में भर्तियों का पैटर्न क्या रह रहा है वो भी ट्यूशन देने चाहिए। जीके के लिए अपने ऑलमोस्ट PYQ आप लोग देने चाहिए कि भाई उनको PYQ के थ्रू आपकी
प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको ये भी अंदाजा लग जाएगा कि भाई अपन सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये फायदा जरूर पीवाईक्यू जब मिलता है बच्चों को निरंतर, मतलब प्रैक्टिस और पीवाईक्यू महत्वपूर्ण हो जाते हैं तैयारी के साथ साथ। सर जब तैयारी कर रहे थे उस दौरान तो हमारा प्लेटफॉर्म पीवाईक्यूज पर ही आधारित था, हम पीवाईक्यूज का ही सॉल्यूशन है वो करवा रहे थे। तो एक बार सर से जानना चाहेंगे कि हमारे द्वारा जो पीवाईक्यूज का जो सॉल्यूशन इत्यादि आपको प्रोवाइड किया जा रहा था, उस दौरान मिल रहा था, वो आपकी परीक्षा में कितना क्या है वो बेनिफिशियल रहा, किसी की ज्यादा तरफदारी ना करते हुए आपको एक न्यूट्रल रहते हुए ये चीज है वो बताना है। तो सर बताएं आपका प्रीवियस पेपर्स जो है वो विशेष करके राजस्थान सामान्य ज्ञान है वो कितना क्या यूजफुल रहा, ये बताएंगे। अपने सर ने जीके के बारे में, पीवाईक्यू के बारे में बताया, तो मतलब मैं तैयारी कर रहा था उस टाइम भी, मतलब सर मतलब यूट्यूब चैनल के थ्रू अपने पीवाईक्यू के लिए जाने जाते थे, तो उन्होंने पीवाईक्यू के रिगार्डिंग मैंने जो भी, मतलब मुझे जब भी जरूरत पड़ती थी पीवाईक्यू कहाँ से पूछा जा रहा है, तो मतलब सर का चैनल में विजिट करता था, वहाँ से मुझे जो भी जानकारी मिलती थी वो मेरे लिए बेनिफिशियरी थी। वैसे भी आपको पता ही है कि सर मैं कॉलेज विभाग में आया तो यहाँ पर मुझे मेरे साथ ही मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर लगे, उन वो तक मतलब पीवाईक्यू के लिए सर के बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट 50% ऐसे मैंने कॉलेज प्रोफेसर हैं उनसे मैं मिला, तो सर का वो ऑफिशियली जानते थे सर, उन्होंने भी जिक्र किया कि सर मतलब पीवाईक्यू के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चों के लिए, मतलब पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हैं, कहाँ से सवाल आगे बन सकता है, आगे भर्तियों में कहाँ से सवाल बन सकता है, कहाँ से मतलब अब आरपीएससी और एसएसबी कहाँ से सवाल उठाए जा रहे हैं, इन सब के बारे में सर का एनालिसिस बहुत शानदार रहता है, जिसका मुझे भी बेनिफिट मिला और बाकी तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी हैं उनको भी निरंतर मिलता रहा है। पीवाईक्यू जो है वो किसी भी परीक्षा के लिए आप किसी यूपीएससी टॉपर से भी यही बात पूछेंगे तो वो यही सजेशन आपको देंगे कि पीवाईक्यू जो है वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहते हैं और उनको ज़रूर है वो आपको एनालाइज करना चाहिए और उससे आपको एक पूरा ब्लूप्रिंट है वो आपको मिल जाता है कि किस प्रकार का जो आपका पेपर का जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड के अनुसार आपके सिलेबस के अनुसार कैसे क्या प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे। तो इसी के लिए आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए ही प्रीवियस पेपर्स का एनालिसिस जरूर है वो करना चाहिए, प्रत्येक टॉपिक का क्या कितना वेटेज रहा वो भी आपको उस पीवाईक्यू से वो पता चलेगा। दूसरी बात शुरुआत में जो सर ने बताई एक बात ये महत्वपूर्ण कि पढ़ाई के लिए कितने समय की आवश्यकता है, तो अभी फिलहाल की बात करें तो आपका फरवरी में एग्जाम है वो प्रस्तावित है, तो अभी आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा माने तो 4 महीने का पर्याप्त समय है आपके पास में। और सर के पास में जो तैयारी के लिए पिछली जो भर्ती थी उसके पास में वो उस भर्ती में 3-2.5-3 महीने का जो समय था, क्योंकि सिलेबस जो था वो आपका चेंज हो गया था। और उससे पहले आपको पता होगा कि 2022 से पूर्व की जो भर्ती है उनमें केवल एक ही पेपर होता था और उस पेपर में राजस्थान जीके के आई थिंक 40 प्रश्न है वो आपसे राजस्थान जीके के पूछे जाते थे, जिस प्रकार से वर्तमान में जेईएन के जो पेपर होते हैं जिसमें राजस्थान जीके जिस प्रकार से रहता है तो 40 क्वेश्चन जीके के, बाकी वाले जो है वो साइंस के रहते थे। अब जो है वो पेपर का इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया 2022 के बाद में, एक पूरा ही पेपर आपका सामान्य ज्ञान का होता है जिसमें राजस्थान जीके तो होता ही है, साथ साथ में इनके लिए मनोविज्ञान और नया आ गया आप लोगों के लिए, मनोविज्ञान के साथ में भारत और विश्व का भूगोल भी साथ में शामिल कर दिया और करंट अफेयर्स 4 यूनिट है वो डाल दी। तो उन 4 यूनिट जो सर के लिए 3 यूनिट नई थी उस दौरान तैयारी के दौरान केवल 3 महीने का समय था, ठीक है, और बाकी साइंस वाला तो था ही, वो भी एक अलग पेपर के रूप में था। तो इस प्रकार से अगर आप बहुत स्मार्टली अगर तैयारी करते हैं तो 3 महीने भी पढ़ाई के लिए बहुत होते हैं। सर से एक बात है वो जानना चाहेंगे कि बहुत सारे, वैसे तो इन्होंने पहले भी है वो हमको बता दी कि एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, तो एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आती। 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है उसमें अगर केमिस्ट्री की बात करें तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत लेंदी दी हुई है, क्या हमें जितनी एनसीईआरटी में दी गई है डिटेल में डीप में चीज़ें उतनी एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की किताबों में जो चीज़ें डीपली जितनी दी हुई है उतनी डीपली हमें इस परीक्षा के लिए पढ़ने की आवश्यकता है, या फिर हमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो इस परीक्षा के लिए पढ़नी चाहिए? तो इसके बारे में सर आप बताएं कि क्या करें स्टूडेंट्स।
ने इसमें साइंस में तो सिलेबस अपने 11th 12th का मतलब दे रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, लेकिन इसमें 11th 12th की पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं है, स्पेसिफिक यूनिट्स दे रखी है। फिजिक्स की मानो तो 10 यूनिट है, अपने 4 11th चैप्टर से हैं और 6 12th के चैप्टर से हैं, 12th में एनसीईआरटी है उससे हैं। और उसके बाद केमिस्ट्री में भी 10 यूनिट है, सेम है। और बायोलॉजी में टोटल 16 यूनिट है, 8 सब डिवीजन में है। तो मतलब जो अपने सिलेबस में दे रखा है वो चीज़ें ही पढ़नी चाहिए। उसके अलावा एनसीईआरटी में दे रखा है वो अपने जानकारी के लिए अच्छा है, पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास समय ज़्यादा हो आप तो वो चीज़ें पढ़ सकते हो जो आपको मतलब बेसिक नींव मजबूत करने में काम आएगी। लेकिन इसमें हम मतलब साइंस के इस लैब असिस्टेंट सिलेबस में मतलब 11th और 12th पूरा नहीं दे रहा है, तो अपन को सिलेबस के हिसाब से चलना है। सिलेबस में जो यूनिट दे रही है वो पढ़ना चाहिए। और सर ने ऐसे बोला कि मतलब केमिस्ट्री थोड़ा लेंथी हो जाता है, तो उसके रिगार्डिंग मैं बताना चाहूँगा मतलब जो अपने सिलेबस में यूनिट दे रही हैं वो तो पढ़ना ही है। अब लेंथी हो तो यहाँ टर्म लेंथी हो तो अपने उसके न्यूमेरिकल सवाल दे रहे होते हैं, तो उनको मेरे हिसाब से अटेम्प्ट करना ही चाहिए। इतना तो अपन 11th और 12th हिसाब से करना ही चाहिए। उसके बावजूद यदि अपन को समझ में नहीं आए तो उन चीज़ों के लिए अपन को यूट्यूब या कोचिंग जहाँ से आप पढ़ रहे हो उनका सहारा ले सकते हो। अपने यूट्यूब पर चीज़ें समझ में नहीं आई तो यूट्यूब के थ्रू आप समझ सकते हो। यदि आप कहीं से कोचिंग कर रहे हो तो उसके थ्रू आप समझ सकते हो। यदि खुद के नोट्स में है पास में तो उन नोट्स के थ्रू आप समझ सकते हो, तो उनको आप शॉर्ट फॉर्म में ला सकते हो। यही चीज़ है। बाकी तो अब अपनी इस 2022 की भर्ती की अपने 2026 में प्रस्तावित है, 22 फरवरी को फिलहाल डेट दे रही है। तो उसके बारे में रणनीति है तो आपको मतलब ऑलमोस्ट 4 मंथ्स का समय दे रखा है, तो 4 मंथ्स में ऑलमोस्ट सिलेबस आराम से आपको पढ़ा जा सकता है। इसमें जो यूनिट दे रही है तो उसको आपको पहले से ही रणनीति बनानी चाहिए कि इतने टाइम में मेरा सिलेबस फर्स्ट टाइम कवर हो जाना चाहिए, उसके बाद इतना समय मेरे लिए रिवीजन का होना चाहिए। उस रिवीजन के दौरान आपको टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए और अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए। जो हार्ड चीज़ें हैं याद नहीं होती हैं तो उनको शॉर्ट नोट्स के थ्रू अपन पढ़ सकते हैं। और मतलब अपने को 100% देना है अपना इसमें जो भी हो भर्ती में अपना 100% समय है अपने दैनिक दिनचर्या के अलावा पढ़ाई को देना है, तो सिलेबस आराम से पढ़ा जा सकता है। इतना बड़ा भी सिलेबस नहीं मान सकते अपन। उन्हें क्योंकि यूनिट दे रखी है आप स्पेसिफिक उस यूनिट के थ्रू लाइन टू लाइन सिलेबस पढ़ना है। मोस्टली कुछ स्टूडेंट होते हैं जो सिलेबस या पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज ये सब चीज़ें नहीं डरते हैं, तो यही बड़ी गलतियां होती हैं जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। तो आपको सिलेबस लाइन टू लाइन आपको ध्यान होना चाहिए इस टॉपिक में, ये सिलेबस में है, ये चीज़ें सिलेबस में नहीं है। यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस टॉपिक से इतने ज़्यादा वेटेज रह रहा है, इससे नहीं रह रहा, ये सब चीज़ें आपको एनालिसिस वैसे यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म पर मिल जाती हैं। खुद भी अपन कर सकते हैं कि भाई यहाँ से 2016 18 2022 में ये सवाल पूछे गए हैं, तो वो आपको तैयारी के लिए अच्छे साबित होते हैं। और उसके बाद रही बात टेस्ट सीरीज के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो उससे आप और अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। तो मेनली जो बातें सर ने बताई कि टेस्ट सीरीज भी आपके लिए यूज़फुल है, पीवाईक्यूज भी यूज़फुल हैं, और पीवाईक्यूज का आपको एनालिसिस भी करना चाहिए कि कौन सा टॉपिक का कितना क्या वेटेज रहा। 2016 में आपकी भर्ती हुई, उसमें बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन कौन से टॉपिक से ज़्यादा पूछे गए, कौन से टॉपिक से कम पूछे गए। हालांकि टॉपिक हमें सारे पढ़ने हैं, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन से, उस टॉपिक का कौन सा सब टॉपिक है जहाँ से बार बार प्रश्न है वो फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। तो ये चीज़ें भी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो हो जाती है। दूसरी बात है कि सर ने कहा कि नोट्स इत्यादि भी हमें प्रिपेयर करने चाहिए, और एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड ये किताबें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको हमें है वो फॉलो करना चाहिए चाहे कोचिंग करे या ना करे। ठीक है, तो हम सर से जानना चाहेंगे कि सर ने अपनी तैयारी के दौरान क्या कुछ नोट्स प्रिपेयर किए, और अगर किए हैं तो क्या वो नोट्स अभी अवेलेबल हैं, और आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या आपके जो नोट्स हैं वो अभी 2026 में जो अभ्यर्थी जिस पर इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या उन अभ्यर्थियों के लिए आप अपने नोट्स के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से इन अभ्यर्थियों को कुछ हेल्प है वो आपकी ओर से
कर सकते हैं, या आपने कुछ ऐसा विचार है वो किया है, तो ये बताएं आप। मैंने मेरी तैयारी के दौरान नोट्स बनाए थे, मैंने जहाँ से भी ऑनलाइन तैयारी की तो उनके नोट्स बनाए, और नोट्स में मैंने पीवाईक्यू भी ऐड कर रखे हैं 2022 की पहले की भर्ती 2016-18, उसके अलावा अदर एग्जाम्पल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल उनको विधिवत ऐड करके मैंने खुद के नोट्स बनाए ताकि मुझे रिवीजन करने में आसानी रहे। इसलिए नहीं कि नोट्स को सजाने के लिए, अपन को खुद को बेनिफिट मिलना चाहिए, तो मुझे खुद के हैंड रिटन नोट्स है तो उसे रिवीजन करने में आसानी रहती थी। तो सर ने पूछा कि उनको आप अभी वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अवेलेबल, तो उसके लिए अपन अब सर से जुड़े हैं होम डिजिटल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। तो मैं मतलब कोशिश करूँगा कि उन नोट्स को आप तक पहुँचाने की। तो होम डिजिटल के स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको मुफ्त में उस नोट्स को दिलवाने की कोशिश करूँगा। इनके प्ले स्टोर पर ऐप हैं, उनके थ्रू आप ऐप के माध्यम से जुड़िए, वहाँ पे आपको या फिर टेलीग्राम पे जहाँ भी पॉसिबल हुआ तो मैं उनकी पीडीएफ बनाकर वहाँ पर साझा करूँगा, और उनमें जो भी अपडेटेशन हुआ है नए पीवाईक्यू 2022 की भर्ती के नए पीवाईक्यू प्लस आरएसबी का नया ट्रेंड क्या रह रहा है, कहाँ से अब नए सवाल पूछे जा रहे हैं, साइंस में कहाँ पे फोटेज ज़्यादा रह रहा है, जीके में कहाँ से ज़्यादा सवाल बन रहे हैं, तो उन सब को अपडेट करके मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और उसके अलावा आप सर और कुछ प्लान करने का विचार कर रहे हैं तो सर के प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपन जुड़कर और कुछ टेस्ट सीरीज का पॉसिबल हुआ तो उसका भी प्लान कर रहे हैं अपने उसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट के थ्रू। अब सर अपने जीटे अपने राजस्थान जीटे इनकी पहले से ही टेस्ट सीरीज चला रही हैं, तो मतलब साइंस का मैं मेरे हिसाब से प्लस मेरे जो साथी हैं लैब कॉलेज में लगे हुए हैं, लेक्चरर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, साथी लैब असिस्टेंट है, उनके थ्रू टेस्ट सीरीज का अपन प्लान कर रहे हैं। तो जल्दी अपन ऐसा कुछ पॉसिबल हुआ तो सर के इस चैनल के माध्यम से आप लोग फिर से सूचित करेंगे इस बारे में। बहुत बढ़िया। और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये एक अच्छी खबर है कि इनके द्वारा जो प्रिपेयर किए गए थे वो नोट्स भी आपको ये अवेलेबल करवाने के लिए है, वो राजी हो गए हैं। तो ये आप सभी के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि उन नोट्स को हालांकि हो सकता है कि आपको इनकी हैंड राइटिंग या पूरी तरीके से सारी चीज़ें समझ में ना आए, फिर भी आपने जो तैयारी की है या तैयारी कर रहे हैं, आपने कुछ नोट्स इत्यादि बनाए होंगे, तो उन नोट्स में आप इनकी जो नोट्स में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो चीज़ें आप अपने नोट्स में है वो दोनों का मिलान कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको इनके नोट्स में नहीं लगे वो आप अपने नोट्स में एड ऑन कर सकते हैं। इससे आपके नोट्स भी बहुत अच्छी तरीके से एक पूरी तरीके से कंप्लीटली तैयार हो जाएंगे, और इनको भी आपका एक अंदाजा भी लग जाएगा कि इन्होंने किस प्रकार से जो है वो नोट्स प्रिपेयर किए और किस प्रकार से इनका जो स्टडी मटेरियल है वो जो है वो वर्तमान परिदृश्य में भी यूजफुल रह सकता है। क्योंकि साइंस में तो कोई ऐसी करंट की चीज़ें तो रहती नहीं है, पेपर का जो पैटर्न है वो थोड़ा बहुत बदलता रहता है, तो वो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस ईयर, सिलेबस इस बार भी साइंस का आपका वैसा का वैसा ही रहने वाला है, कोई चेंजेज है वो होने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए वो भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। दूसरी बात है, साइंस की एक साइंटिफिक मेथड में बनी हुई टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत ही कम देखने को मिल रही होगी। तो इसके लिए अगर आपकी डिमांड रही तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके लिए एक टेस्ट सीरीज है वो प्रोवाइड करवा दें बहुत ही बेहतरीन साइंटिफिक वे में। और सर जिस कॉलेज एजुकेशन में पदस्थापित है तो वहाँ पर बहुत से जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो भी साइंस बैकग्राउंड से, साइंस विषय से जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि लेक्चरर्स हैं, तो वो भी इनके मार्गदर्शन में अगर वो तैयार करेंगे ये चीज़ें तो बहुत ही सोने पे सुहागा जैसा रहेगा। इनके साथ ही भी लेब असिस्टेंट है और भी, तो उनसे ये सारी चीज़ें अगर बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए एक अच्छी तरीके से जो प्रैक्टिस करने के लिए चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा होगा आप सभी के लिए। तो वो आपकी डिमांड पर रहेगी कि अगर आपकी मांग रहेगी तो हम करेंगे, सर से निवेदन करेंगे कि ये आपके लिए कुछ बेहतरीन कंटेंट है वो लेकर के आए। ठीक है, और भी आपके कुछ डाउट्स, कमेंट्स या ऐसी कुछ चीज़ें जो मेरे द्वारा ना पूछी गई हो या सर ने ना बताई गई हो, कुछ चीज़ें स्किप भी हो जाती है, तो अगर आपसे ऐसी कोई चीज़ें और आप जानना चाहते हैं तो इस कमेंट सेक्शन में आप वो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो आपके सवालों के
जो और भी जो इसकी कुछ हो गई, अगर आपको लगता है कि और भी कुछ सवाल हैं आपके, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपके सवालों का जवाब है वो कमेंट के माध्यम से हम निश्चित रूप से देने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ सर से अगर आप डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहते हैं तो इनके जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, तो वहां से सर से आप डायरेक्टली है वो कनेक्ट करके अपनी और भी जिज्ञासाएं और कुछ भी मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। और पेपर फर्स्ट के लिए जल्द ही हम टेट सीरीज है वो स्टार्ट है वो करने जा रहे हैं। सेकंड के लिए भी अगर आप कहेंगे तो हम सर से वो करवा लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और सर का भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि अपना समय निकाल करके आपको मार्गदर्शित करने के लिए हमारे साथ में उपस्थित हुए। तो थैंक यू सो मच सर आपको भी, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।